हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने भाषा के विषय में देख लिया है। और आज की क्लास, जैसा कि बोर्ड पे साफ साफ आपको शो हो रहा है कि आज की क्लास क्या है, वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले की क्लास में यदि आपने नहीं देखा है तो भाषा और लिपियों के विषय में जो जानकारी है, जिस जहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछता है, वो सभी प्रश्नों को और सभी चीज़ों को हमने एक क्लास में बता दिया है। आप इससे पहले यदि आपने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास है वर्णमाला। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो वर्णमाला है आता कहाँ से है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं भाषा। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसे कहा जाता है वाक्य। लिखते हुए चलेंगे, भाषा की सार्थक इकाई है ना, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होते हैं। ठीक। और यदि वाक्य से भी छोटी इकाई यदि पूछा जाए तो वाक्य से भी छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य से भी छोटी इकाई होगी उपवाक्य। क्या होगा भाई? उपवाक्य होगा। और यदि उपवाक्य से भी छोटी इकाई पूछ लिया जाए कि उपवाक्य से भी छोटी इकाई क्या होती है, तो हो जाता है आपका पदबंध। क्या हो जाता है? पदबंध हो जाता है। और यदि पदबंध से भी छोटी इकाई पूछ लिया जाए तो पदबंध से भी छोटी इकाई क्या हो जाएगी? पद हो जाता है। और इसी पद को कहते हैं शब्द। ठीक है। अब यदि इस पद से, इस शब्द से भी छोटी इकाई यदि आपको पता करना हो तो क्या हो जाएगा? अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। और यदि इस अक्षर से भी छोटी इकाई प्राप्त करना होगा तब आपको पता चल जाएगा वर्ण। मतलब आपने देखा कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। और वाक्य से छोटी क्या होती है? वाक्य से छोटी आपका उपवाक्य होता है। उपवाक्य से भी छोटी इकाई जो होती है वो क्या होता है? आपका पदबंध होता है। और पदबंध से भी छोटी इकाई क्या होता है? पद होता है, जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। और उस पद से भी छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर होता है। और उस अक्षर से भी छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। और इन्हीं वर्णों के जो वर्ण होता है, वर्णों के समूहों को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे आपने एक शब्द लिया राम। क्या शब्द लिया? राम। तो आप देखेंगे ये एक एक पद है, एक शब्द है। राम एक शब्द है। लेकिन हम इसमें जाएंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? र मिलेगा, फिर उसमें आ की मात्रा मिलेगा, फिर उसके बाद म मिलेगा, और उसमें भी अ मिलेगा। कुल मिलाकर आपको जो मिलेगा यहां से चार चीजें मिली। एक तो आपको र मिला, फिर उसके बाद क्या मिला? आ मिला, फिर उसके बाद म मिला और अ मिला। ये क्या है? ये एक शब्द में चार वर्ण हैं। एक शब्द में क्या है? चार वर्ण हैं। ठीक है। इसी तरह से जब हम वर्णमाला की बात करेंगे तो जो वर्ण होते हैं उन्हीं के समूहों को कहा जाता है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसकी जानकारी के लिए चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि वर्णमाला जो होता है वो क्या होता है? वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि वर्ण जो होती है वो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अभी हमने आपसे क्या कहा? भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होता है। अभी हमने आपसे बताया ना कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है? वाक्य होता है। लेकिन सबसे छोटी इकाई जो भाषा की होती है वो वर्ण की होती है। यहां से हमने आपको देखिए बताया, यहां पर आपका क्या था? वाक्य था। लेकिन यहां से आते आते यहां पर क्या मिल गया? वर्ण मिला। मतलब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ण होगी, लेकिन सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर है? इसके बाद इसी वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। हमने आपको यह भी बता दिया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब यदि वर्ण निकल के आया है तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं ये पता रहना चाहिए। हिंदी भाषा में
कितने वर्ण होते हैं। यदि आप लोगों को ये पता है तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में यदि आपसे पूछता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप कभी भी जब हिंदी पढ़ेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर, दो आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए वर्णमाला में क्या होता है, कभी आप 45 पढ़ते हैं कि वर्ण होते हैं, तो कभी 47 पढ़ते हैं। टोटल आपको कभी मिलेगा 52 होता है, तो कभी 55 होता है। स्वरों की संख्या में जाते हैं तो कभी आपको 10 मिलता है, तो कभी 13 मिलता है। ये सब होता क्यों है? आज यदि आप अंत तक क्लास में बने रहें तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि कब 45 होगा, कब 47 होगा, कौन कौन से वर्ड ऐसे एक्स्ट्रा दो आ जाते हैं कि 45 से 47 हो जाता है। यहां पर हमने आपसे साफ साफ बोर्ड पे दिख रहा है कि यहां पर हमने क्या मेंशन किया है, यहां पर यह मेंशन किया है कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ड हो गए भाई? 45 वर्ड हो गए। 45 में आप देख रहे हैं कि 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं, तो 10 और 35 कितने हो गए? 45। लेकिन यहां पे लेखन के आधार पर जब देखेंगे तो 52 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर यदि आपसे कहा गया तो उच्चारण के आधार पर आप देखेंगे तो 45 वर्ण हो जाएंगे, लेकिन जब यहीं आप लेखन के आधार पर देखेंगे तो 52 हो जाते हैं। और ये जब 52 होता है तो स्वरों की संख्या 10 नहीं 13 हो जाती है। यहां पे आप देखेंगे स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, लेकिन ये आपका जो व्यंजन होता है 35 ही रहता है, और उसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। और इस तरह से जो लेखन के आधार पर क्या हो जाती है संख्या, कितने वर्ण हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कितने वर्ण हो जाते हैं? 52 वर्ण। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप यहां से क्लियर हैं। अभी हम इसके आगे चलेंगे तो स्वर को पढ़ेंगे एक तरफ से एक तरफ, फिर व्यंजन को पढ़ेंगे एक तरफ से एक तरफ। अभी हम वर्णमाला के विषय में बात कर रहे हैं, कितने वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्वर होता है वो कौन कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, आओ, ये उच्चारण के हिसाब से हैं। ये उच्चारण स्थान के आधार पर हैं, इसलिए इनकी संख्या 10 हो गई। लेकिन यहाँ पे ये जो री है, अंग है और अह है, ये तीनों जो हैं ये एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? 13 हो जाते हैं। और ये लेखन के आधार पर ये तीनों जोड़ते हैं, इसलिए स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। क्लियर है? आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट्स जो है वो बहुत जरूरी है। हालांकि क्लास में सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे मिल जाएंगी, जो चीज़ें नहीं मिलेगी मैं लिख दूंगा, लेकिन आप लोग अपना कॉपी पेन अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे तो सारी चीज़ें क्या होंगी? क्लियर होंगी, और एग्जाम के समय में आप जल्दी से क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन। व्यंजन यहाँ पर तो हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि स्वर के विषय में कितने स्वर हो गए, लेकिन अब देखेंगे कितने व्यंजन हैं। तो व्यंजन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी फिर से चर्चा करेंगे। अभी स्वर और व्यंजन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो वर्णमाला के आधार पर देख रहे हैं कितने वर्ण होते हैं। तो हमने आपसे कहा, देखिए यहाँ पे ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क से लेके प तक ये कितने होते हैं? वर्ग होते हैं। और क वर्ग में आपका क, ख, ग, घ अंग आएगा। च वर्ग में च से स्टार्ट होना च, छ, ज, झ, इ आएगा। ट वर्ग में ट से स्टार्ट होने वाला ट, ठ, ड, ढ, ढ़ आएगा। और उसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध, न आएगा। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो य, र, लव आता है, य, र, लव, ये किसी वर्ग से नहीं आते हैं। ये इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये य, र, ल और व। क्लियर है? उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन आपका श, श, स और ह, ये आपके उष्म व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो दो वर्णों के मेल से बनता है ना? दो वर्णों के मेल से जो होता है वो संयुक्त व्यंजन मिलता है।
जैसे यहाँ पर संख्या संयुक्त व्यंजन के भी हमने पिछले भी बताया कि 4 होती है, यहाँ पर भी लिखा गया है कि 4 होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये क और ख ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ये बनेंगे क्ष बनेंगे, क्षत्रिय वाला क्ष बनेगा। त और र मिलके क्या बनेंगे, त्र बनेंगे। ज और य मिलके क्या बनेंगे, ज्ञ बनेंगे। और श और र बन के क्या मिलेगा, आपको श्र मिल जाता। तो इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं इनको, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनता है। क्लियर है। तो यहां से यहां तक तो 33 हो गया। उसके बाद 2 ये एक्स्ट्रा, ये यहां पे देखिए, एक तो है ड, क्या है, एक तो है आपका ड और एक है आपका ढ। ये दोनों होते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को उत्क्षिप व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, टोटल 35 हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को नहीं जोड़ा जाता है वर्णों में। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी इसकी विषय में, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के विषय में भी देखेंगे आगे। तो यहां तक तो आपको ये पता चल गया कि क्यों 35 होते हैं, कैसे 35 होते हैं। यहां तक तो टोटल यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 33 और 2 ये द्विगुण व्यंजन को जोड़ लेते हैं +2 तो ये हो जाता है 35। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे ध्यान से देखिए। अभी तक तो हमने उन वर्णों को देखा जो हिंदी भाषा में जो वर्णमाला से रिलेटेड थी। ये भी वर्णमाला से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे ये विदेशों से लाए गए हैं। मतलब इन विदेशों से लाए गए हैं, मतलब विदेशों से आए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आगत, आगत ध्वनियाँ या आगत वर्ण। ठीक है, एक तो पहला है अरबी और फारसी से जो आए हैं। क्या है ये देखिए, ये जो किसी भी वर्ण के नीचे यदि ये ऐसे बिंदु लगा रहता है तो इसको कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। और ये नुक्ता लगा हुआ है। इसमें देखिए अ, क, ख, ग, य और फ, इन सभी के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ये अरबी भाषा की जो है वर्ण है। और यहाँ तक कि आपको ये पता रहना चाहिए कि अ, क, ख और ग, ये वर्णों का जो है प्रयोग जो है अब बहुत ही कम होने लगा है, मतलब लगभग न के बराबर होने लगा है। तो लेकिन अब सिर्फ ज और फ को याद रखिएगा, इनका प्रयोग अभी भी होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द में एक आता है अ। ये जो किसी भी शब्द के ऊपर, मान लीजिए का है, इसके ऊपर यदि ऐसे लग गया, इसको कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, अर्धचंद्र बिंदु। और इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है, क, ये क्या लिखा है, अ, है ना। इसमें जो होठ होते हैं ये क्या हो जाते हैं, वृत्तानुसार होते हैं, अ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके विषय में चर्चा करेंगे आगे। तो ये हैं आगत ध्वनियाँ। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले तो हमने बताया ये जो लिखा हुआ है इसकी चर्चा हमने कर चुकी है अभी इससे पहले। तो ध्यान से देखिए, वर्णों की गणना जो होती है वो 2 आधार पर की जाती है। एक तो उच्चारण की दृष्टि से और एक लेखन की दृष्टि से। ठीक है, और उच्चारण पर जो गणना की जाती है वो ज़्यादा ही क्या मानी जाती है, उपयुक्त माना जाता है ना। जो उच्चारण के आधार पर जो जिस वर्ण की गणना की जाती है उसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों में जो कुल संख्या है वो कितनी हो जा रही है, 47। अब ये 47 क्यों हो गई, अभी तो हमने आपसे 45 बताया। उच्चारण के आधार पर 47, 10 तो आपके स्वर हो गए उच्चारण के आधार पर, 37 आपके व्यंजन हो गए, 35 आपके ये मूल व्यंजन, और 2 जो आगत व्यंजन, यहाँ से हमें अभी हमने आपको बताया ज और फ, ये आगत व्यंजन है जो जुड़े हैं। तो यहाँ से 35 तो हमने आपको बता दिया 35 कहाँ से आए, और 2 यहीं ज और फ जो आगत व्यंजन हैं ये भी जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से 37 हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है ये संयुक्त व्यंजन है, एकल व्यंजन तो है नहीं, इसलिए इनको जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, और यदि लेखन के आधार पर देखें तो लेखन के आधार पर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या याद रखिएगा 55 होती है। कितनी होती है, 55 होती है। क्लियर है। तो ये कुछ जो है एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है, तो सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब सीधे चलेंगे स्वर पे। पहले हम लोग स्वर को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद व्यंजन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्वर क्या हो जाता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इनकी जो परंपरागत रूप से मानी गई संख्या है वो 13 है ना। कितनी है, 13। मतलब कुल मिला के लेखन के आधार पर जब हम लोग देखते हैं तो जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है, कितनी, 13 होती है। और यदि हम उच्चारण के स्थान आधार पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 होती है। और 10 कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ और अ। यहाँ पर आप अयोग वाह की बात नहीं करेंगे, मतलब अ की बात नहीं करेंगे और री की बात नहीं करेंगे। यही तो 3 हैं जो लेखन के आधार पर 3 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन एग्जाम में इसके कैटेगरी को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछता है आपसे कि मतलब आप किस तरह से स्वरों को बोल सकते हैं, किस तरह से स्वर आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आप वृत्त के अनुसार पर, वृत्तानुसार, जो नाक से बोली जाती है, जो होठों से बोली जाती है, जो फेफड़ा से हवा निकलता है उसके आधार पर कौन कौन से बोली जाती है, जीभ, अग्र जीभ, पश्च जीभ के आधार पर बोली जाती है। तो जिस तरह से स्वर को बोलने का तरीका होता है उसके आधार पर हिंदी में व्याकरण में क्या कर दिया गया है, वर्णमाला में स्वरों को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग रूपों में। और यही एग्जाम में आपसे पूछता है कि इस आधार पे बताइए कि ये जो ई है या ओ है ये कौन सा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये स्वर है उसका वर्गीकरण देखेंगे और हर एक आधार पर जहां से प्रश्न पूछता है वहां से सारी चीजों को देखेंगे। तो ध्यान से देखते हुए चलिए। पहला तो है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, इसका मतलब यह है कि इसके आधार पर, मात्रा के आधार पर जब हम डिवाइड करेंगे, उच्चारण काल के आधार पर जब डिवाइड करेंगे तो जो स्वर होता है वो 3 भागों में बढ़ता है। एक तो आपका बढ़ता है ह्रस्व स्वर, दूसरा बढ़ता है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। 3 स्वरों में बढ़ जाता है। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसको बोलने में क्या होता है, कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। मतलब कुल मिलाकर ये एक मात्रा, जिसमें एक मात्रा का सिर्फ समय लगे, मात्र नहीं होगा मात्रा होगा, इसमें एक मात्रा का समय लगे, ह्रस्व स्वर होता है। जैसे क्या, जैसे अ, ई और उ। इसको बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लगभग एक मात्रा का ही समय लगता है। और दीर्घ स्वर वो होता है जो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय ले, जिसका उच्चारण करते समय आपको ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। और ज्यादा समय लगे मतलब क्या, कि उसमें 2 मात्रा का मतलब उच्चारण करते समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे। जैसे क्या क्या है, जैसे है आपका आ, ई, उ, ए, ओ, और ये इंग्लिश वाला क्या है, अंग्रेजी वाला आ। ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए उसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, देखिए प्लुत स्वर, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी को बुला रहे हैं, जैसे मान लीजिए मोहन जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, मोहन, तेज आवाज देंगे। तो मोहन, जो आप मोहन में मो और ह के बीच में जो खींच रहे हैं, जो खिंचाव पैदा कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय ले, वो होता है प्लुत स्वर उच्चारण करते समय, है ना। जैसे आपने नाटकों में देखा होगा या कि रामायण में देखा होगा कि जब कभी किसी भी राक्षस का वध होता है तो कहता है राम, या कहीं पर भी दशरथ जी जब परलोक सिधारते हैं तो उससे पहले राम राम चिल्लाते हैं। तो इसका मतलब ये कि जब राम को चिल्लाते हैं तो क्या होता है, रा और म के बीच में एक खिंचा गया है, एक खिंचाव आता है, और इसी को कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या होगा, जैसे मान लीजिए रा है तो ये क्या है, खींच रहे हैं म करके, ठीक है, ये प्लुत स्वर होता है। कुल मिलाकर ये ह्रस्व स्वर वो होगा जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, लगभग कम समय लगे उच्चारण करते समय। और दीर्घ स्वर वो होगा जिसको ह्रस्व स्वर से ज्यादा लगे, 2 मात्रा का समय लगे उच्चारण करते समय। और प्लुत स्वर वो होता है जो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय ले उच्चारण करते समय। ये आपको संवादों में मिल जाएंगे, नाटकों के संवादों में
ठीक है। तो यहाँ से अब आपको याद क्या रखना है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, ई और उ होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और अ। ये सभी क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे। तो जब जीभ के प्रयोग के आधार पर डिवाइड करेंगे तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है। एक तो अग्रजीभ, जैसे मान लीजिए जो भी आपका जीभ है, एक तो अग्रजीभ के आधार पर कुछ जो वर्ण होंगे, जो स्वर होंगे वो आप आगे की जीभ के हिसाब से बोलेंगे, कुछ मध्य जीभ के हिसाब से बोलेंगे और कुछ पश्च जो पीछे है, पीछे की जीभ के हिसाब से बोलेंगे। इसलिए आप देखिए यहाँ पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जो अग्र स्वर होगा इनका जो उच्चारण आप करेंगे वो जीभ के अगले भाग से उच्चारण किया जाता है। जैसे आप बोल के देखिए, ई, ए, ऐ, ई, ए। ये 4 जो हैं ये क्या हैं, अग्र स्वर हैं। इनको क्या कहा जाता है, अग्र स्वर, मतलब जीभ के अगले भाग से इनका उच्चारण होता है। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में आप करते समय आप जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करेंगे उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही आता है, वो भी क्या है, अ। आप बोल के देखिए, जीभ का मध्य भाग यूज करेंगे। उसके बाद है पश्च स्वर। पश्च स्वर वो होता है जिन स्वरों के उच्चारण में आप जीभ के पश्च भाग का यूज करते हैं, पश्च भाग का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं पश्च स्वर। इसमें कौन कौन सा आता है, आ, उ, ओ, और अ आता है। ये चंद्र बिंदी नहीं है, ये सिर्फ अ है, आगत। ठीक है, ये जीभ के आधार पर बटा हुआ है। आपसे एग्जाम में पूछेगा, चलिए बताइए उ जो है कौन सा स्वर है। अब दे देगा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या इनमें से कोई नहीं। अब जब तक आपको पता नहीं कि उ कहाँ से निकल रहा है, पश्च, जीभ के पिछले भाग से उच्चारण हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये पश्च स्वर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जब आगे चलेंगे तो मुख द्वार के हिसाब से, मुख द्वार के हिसाब से मतलब उसको कहते हैं मुख विवर। तो मुख विवर या मुख द्वार के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इसके आधार पर स्वरों को बांटते हैं। तो यहाँ पर 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहली बात तो ये, जब ऐसे स्वर जिनको बोलते समय क्या हो, मुख क्या है, पूरा खुले। कुछ स्वर होंगे जिनको बोलते समय मुख पूरा खुलेगा, कुछ स्वर होंगे जिनको बोलते समय मुख पूरा ना खुल के आधा खुलेगा, कुछ स्वर होंगे जिनको बोलते समय क्या होगा, थोड़ा सा मुंह खुलेगा, है ना, लगभग बंद के बराबर होगा, और कुछ स्वर होंगे जिनको बोलते समय लगभग मुंह आपका बंद ही रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं, आपके बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है कौन कौन से स्वर होते हैं। जो विवृत्त का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है ये आपका ये पूरा खुला रहेगा। आप बोल के देखिए आ को, आप आ को बोल के देखिए जब आप आ बोलेंगे तो आपका पूरा मुख खुला रहेगा, तो मतलब ये विवृत्त हो गया, ओपन हो गया। और वहीं पे अर्धविवृत्त वो होता है जब वर्णों का, स्वरों का उच्चारण करेंगे तो स्वरों को उच्चारण करते समय आपका मुख आधा खुला रहेगा। आप बोल के देखिए अ, ए और ओ और आ को बोल के देखिए, जब आप इसको बोलेंगे तो आपका मुख आधा खुला रहेगा, इसको कहते हैं अर्धविवृत्त। और यदि समृद्ध की बात करें, अर्ध समृद्ध की बात करें तो इसमें क्या होता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है, मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है। इसका मतलब आप ए और ओ को बोल के देखिए, ए और ओ को बोल के देखिए, आपका मुख जो है थोड़ा सा खुला रहेगा। और समृद्ध होता है, इसमें लगभग मुंह आपका बंद ही रहता है। आप ई ऊ को बोल के देखिए, आपका मुंह क्या रहेगा, लगभग बंद ही रहेगा। तो ये 4 भागों में बांटा जाता है, विवृत्त में, अर्धविवृत्त में, अर्ध संवृत्त में और समवृत्त में। ये हिंदी है।
ये क्या है? हिंदी है। इसमें स्वरों को इतने भागों में बांट दिया गया है और आपसे एग्जाम में पूछता है, आप कोई भी एग्जाम देंगे, एग्जाम में पूछता है, 1-2 प्रश्न आपसे टकराना ही टकराना है। वर्णमाला से प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा इसको। आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या है। अगला है ओठों के आधार पर। ओठों के आधार पर 2 भागों में बढ़ता है। एक बढ़ता है आपका अवृतमुखी और एक आपका बढ़ता है वृत्तमुखी। आप लोगों ने वृत्त का नाम तो सुना होगा। वृत्त, वृत्त मतलब गोला, ऐसे है ना। वृत्त का मतलब क्या? गोला हो गया। और ये जब वृत्त हो गया, इसका मतलब क्या? गोला। मतलब ये जो आपका ओठ है ये क्या होना चाहिए? गोला होना चाहिए। कुछ स्वर हैं जो बोलेंगे आप तो आपका होठ गोला रहेगा, वृत्तमुखी हो गया। और यदि वो गोला नहीं है तो अवृत्तमुखी हो गया। आप बोल के देखिए, अ, आ, ई और ए को बोल के देखिए, आपका मुंह, आपका जो होठ है वो गोला नहीं होगा। और जब ऐसे में गोला नहीं होगा, इसे कहते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्त, वृत्त नहीं रहेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत्तमुखी कहा जाता है। और वृत्त जो इसमें बन जाए वृत्तमुखी कहा जाता है। मतलब गोलाकार जिसमें हो जाए वो वृत्तमुखी होगा। आप बोल के देख लीजिए, उ, ओ, और आ को बोल के देखिए, आपका क्या हो जाएगा? ये वृत्तमुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये वृत्तमुखी हो जाएगा। आगे चलिए, आगे किस भाग में डिवाइड किया गया है? हवा के नाक वह मुंह से निकलने के आधार पर। कुछ जो होते हैं जो आपके सिर्फ मुंह से हवा निकलता है और कुछ होता है स्वर, जब आप बोलेंगे तो नाक और मुंह दोनों से स्वर हवा निकलेगा। आप बोल के देखिए, अ, आ, ई को जब बोलेंगे, अ, आ, ई को बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुंह से हवा निकलेगा, नाक से हवा नहीं निकलेगा। तो इसे कहते हैं निरनुनासिक। इसे क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। जब आप बोलें किसी स्वर को और आपके सिर्फ मुंह से हवा निकले, इसका मतलब वो निरनुनासिक है। और यदि मुंह और नाक दोनों से हवा निकले किसी स्वर को बोलते समय, तो मतलब वो अनुनासिक है, अनुनासिक स्वर है। उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अ आ जाएगा, आ जाएगा और ई आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों, इसमें दोनों में चंद्रबिंदी है, इसमें अर्ध चंद्रबिंदी है अ में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? स्वरों को डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको बात बताते हैं घोष के आधार पर। ये जो घोषत्व के आधार पर है, यहाँ पर इसलिए हमने चर्चा किया, हालांकि अभी हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो घोष, अघोष, सघोष के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा चर्चा इसलिए हमने कर दिया कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वो आपको याद रखना है कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि बताइए ये जो अ लिखा हुआ ये क्या है? सघोष है, अघोष है, क्या है? तो यदि आपको पता है तो आप तो लगा देंगे। क्या पता रहना चाहिए आपको? यही पता होना चाहिए कि सभी स्वर जो होती है वो सघोष ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं? सघोष ध्वनियां। सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं सभी के सभी सघोष ध्वनियां होती हैं। और यदि ये आपको याद है तो याद है, हो गया, आंसर लग जाएगा आपका एग्जाम में, 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर इससे प्रश्न आएगा तो। ठीक है, तो ये हो गया स्वर। तो स्वर के विषय में जितना आप लोगों को जानना था आप लोगों ने जान लिया। इससे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछता है और ना ही इससे ज्यादा पूछेगा। अब आगे बात करेंगे हम लोग व्यंजन की। व्यंजन क्या होता है? ध्यान से सुनिए कि व्यंजन वो होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। और स्वरों में भी कौन सा स्वर? अ। कौन सा स्वर? अ। कोई भी वर्ण आप बोलेंगे, व्यंजन का कोई भी वर्ण बोलेंगे, उस बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जाएगा, असंभव है। और उसमें कौन सा स्वर आता है? अ स्वर आता है। आप कोई भी वर्ण लेके बोलिए, उसमें क्या आएगा? क्या आएगा? अ आएगा, मतलब स्वर आएगा, तभी वो वर्ण, तभी वो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, परंपरागत रूप से यदि इसकी संख्या देखी जाए तो 33 मानी जाती है। और वहीं द्विगुण व्यंजन जो 2 हैं, ड़ और ढ, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाती है? 35 हो जाती है संख्या।
क्लियर है? चलिए अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम लोगों ने स्वरों को पढ़ा, तो वहां पे स्वरों का वर्गीकरण किया हम लोगों ने, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन का भी वर्गीकरण करना बनता है, तो व्यंजन का वर्गीकरण तो कर देंगे। चलिए व्यंजन का वर्गीकरण तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को पहले से ही इतना जानकारी अभी दिए हैं व्यंजन के विषय में, उसी में से आपको पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये जानना है। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन और उसमें असंघर्षीय व्यंजन, इसके विषय में जानना है। बस इतना ही व्यंजन के विषय में जानना है, लेकिन इतने में ही एग्जाम में इतने सारे प्रश्न घुमा घुमा कर पूछता है कि क्या हो जाता है? सर चकराने लगता है। लेकिन उस सर चकराने का दवा मेरे पास है ना? दवा मेरे पास है, और आप क्या करेंगे? शांति के साथ क्या करेंगे? क्लास को अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि स्पर्श व्यंजन, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होता क्या है, या स्पर्शी व्यंजन, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होता है जब हम किसी व्यंजन वर्ड को बोलते हैं तो हमारे फेफड़े से हवा निकलकर यहां कंठ से लेकर मुंह तक, ओठ तक, कहीं ना कहीं एक विशेष स्थान पर टकराती है, और उसके बाद एक वर्ण या एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसी को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। और उसी के आधार पर हम लोग वर्गों में डिवाइड कर दिए हैं, कौन कौन से जो वर्ण हैं कि कहां पर टकराती है और कहां से आवाज निकलती है, कहां से ध्वनि निकलती है, और उसके आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं। उससे पहले, जानने से पहले, ये जो आपको तालिका दिख रहा है, इसको जानने से पहले आप लोग 3-4 परिभाषा लिख लीजिए। तो हम लोग जान लेंगे कि घोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। ये 4 के विषय में पहले हम लोग इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? अघोष। कि अघोष होता क्या है, कौन कौन से वर्ण हैं जो अघोष होते हैं। वैसे आप परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से हवा कंपन न हो, स्वर तंत्रियों से कंपन न हो। और सघोष क्या होता है? सघोष कहिए चाहे घोष कहिए, दोनों एक ही होता है। सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण स्वर तंत्रियों से कंपन हो। ठीक है, अघोष वो होता है जब जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय क्या हो? स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन ना हो, तो वो होता है अघोष। और जिन स्वर, जब उच्चारण करते समय, जो वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, तो उसे कहते हैं सघोष। इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं पूछता एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अघोष होती है वो किसी भी जो स्पर्श व्यंजन है उनका पहला तालिका, पहला वर्ग, और किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, अभी हम बताते हैं चार्ट के माध्यम से भी। लेकिन अब बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम निकले। जब आप जिन व्यंजन का उच्चारण कर रहे हो हवा कम निकले तो उसे कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा ज्यादा निकले उसे कहते हैं महाप्राण। तो आप वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें में जाएंगे तो ये अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा लाइन जो होता है वो महाप्राण होता है।
ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होगा और दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको देखने के बाद एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछता है, उससे पहले तालिका देखिए। हमने कहा कि स्पर्श व्यंजन वो होगा जिसको बोलते समय आपके फेफड़े से हवा निकलेगा, यहां कहीं कंठ में टक्कर मार के कोई वर्ड निकाल देगा, कोई ध्वनि निकाल देगा, कहीं नाक से निकलेगा तो कहीं ओठ से निकलेगा, कहीं जीभ से, तालब्य से, दांत से, कहीं ना कहीं से कोई आपको व्यंजन मिलेगा, कोई वर्ण मिलेगा। तो उसी आधार पर ये जो डिवाइड किया गया है, ये उसी आधार पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो क वर्ग का है, ये देखिए आपका ये है क वर्ग, ये आपको वर्ग डिवाइड किया गया है। और ये जो वर्ग डिवाइड किया गया है यहां पे देखिए क वर्ग का है, ये क्या है, क वर्ग। तो जो क वर्ग का है, क वर्ग आप बोलिए, देखिए क बोलिए, देखिए यहां से कंठ से क निकलता है, तो क वर्ग के जितने भी हैं सभी कंठ से ही निकलेंगे, इसलिए उनका उच्चारण स्थान कहां पर होता है, कंठ होता है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क, ख, ग, घ, अंग, ये आपके पांचों क्या है, कंठ उच्चारण स्थान है। उसके बाद दूसरा है च वर्ग। च आप बोल के देखिए, च, छ, ज, ज, य, ये सभी आपके तालु से निकलते हैं। तालु क्या होता है, ये आपका मुंह हो गया अंदरी हिस्सा, और ये आपका जीभ हो गया, और ये जो आपका मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये दांत से ऊपर ये जो हिस्सा है, इसको तालु कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और जब जीभ इसी पे टकराती है तो इसको क्या कहते हैं, ये तालु पे टकरा गई। अब च बोल के देखिए, आपका जीभ जो होगा वो यहीं तालु पे टकराएगा। च बोलेंगे, छ बोलेंगे, ज बोलेंगे, झ बोलेंगे, य तक आप बोलेंगे तो क्या होगा, टकराएगा इसी तालु पे। इसलिए जो च वर्ग होता है वो उच्चारण स्थान उसका कहां होता है, तालु होता है, तालव्य होता है। उसके बाद बात करते हैं मूर्धा की। जो आपका ट वर्ग होता है वो क्या होता है, मूर्धा, उसका उच्चारण स्थान कहां होता है, मूर्धा। मूर्धा मतलब क्या, ट बोलिए। अब जैसे ट बोलेंगे, ये जो आपका तालु रहता है ना, ये जो तालु है आपका ऊपरी मुंह का ऊपरी हिस्सा, आप तालु पे क्या करेंगे, जीभ, ये आपका हो गया, ये जीभ हो गया, तो आप क्या करेंगे, ट, ठ, ड, आप जीभ को मोड़ेंगे और क्या करेंगे, तालु पर ही ऐसे मोड़ के ट, ठ, ड, ढ ऐसे बोलेंगे। तो इसको जब ये जीभ को टर्न करके आप टनाका मारते हैं ऐसे, जब कोई वर्ण निकलता है तो उसे कहते हैं मूर्धा, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ढ, यहाँ ये आपका हो गया, क्या हो गया, मूर्धन्य वर्ग के हो गए, और मूर्धा यहाँ उसका उच्चारण स्थान है। दंत, आपका जो त वर्ग है दंत वर्ग का है, मतलब इसका जो उच्चारण स्थान होगा कहाँ होगा, दांत होगा। आप बोल के देखिए त, आप त बोलेंगे ना तो आपका ये जो ऊपरी दांत है और जो जीभ है, ये दांत आपका ऊपर वाला दांत हो गया, ये देखिए ऊपर वाला आपका दांत है ना, ये ऊपर वाला आपका दांत है, और ये आपका जीभ हो गया, ये उंगली आपका जीभ है। आप त बोलेंगे तो यहीं से ऐसे जोड़ देंगे, यहीं पे दांत पे बोलिए, देखिए त बोलिए, थ बोलिए, द बोलिए, आप क्या करेंगे, इसी दांत पे जोड़ देके बोल रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। त, थ, द, ध, न, ये सभी आपके क्या है, उच्चारण स्थान कहां पर है, दांत पे है, इसलिए ये क्या हो गए, त वर्ग के हो गए। इसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ, ये ओठ से, ये जो दोनों आपके ओठ हैं यहीं बंद हो जाते हैं, फिर खुलता है। बोल के देखिए प वर्ग के सभी को, प वर्ग के सभी को बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म, आपके दोनों होठ क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। तो ये आपका जो उच्चारण स्थान होगा कहां पर होगा, होष्ठ पे, ओठ पे होगा। तो ये हो गया उच्चारण स्थान कि किस वर्ग का कहां पर होता है। लेकिन अब इसके बाद अघोष, सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में भी चर्चा हो जाए, यहीं पे जरूरी है। देखिए क्या जरूरी है, हमने बताया यहां पे ध्यान से देखिए कि जो पहला और दूसरा होगा वो अघोष होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा वो सघोष होगा। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि यहां पर ये जो पहला हो गया क, दूसरा हो गया ख, ये क्या हो गए, अघोष। च, च वर्ग का पहला दूसरा, ये ट वर्ग का पहला दूसरा,
ये त वर्ग का पहला दूसरा, ये प वर्ग का पहला दूसरा, तो ये क्या हो गए सभी अघोष। पहला दूसरा अघोष हो गया और तीसरा चौथा और पांचवा ये सभी क्या हो जाएंगे सघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सघोष हो जाएंगे। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछे बताइए ये जो ड है ये क्या है सघोष है कि अघोष। आप देखिए ड जो ये ट वर्ग का है तो ट ठ ड तीसरे पे आ रहा है। आपको पता है कि पहला दूसरा तो अघोष होता है और तीसरा क्या होता है सघोष होता है। आंसर आपका मिल गया कि ड जो है आपका सघोष है। बस यही है और कुछ नहीं। अल्प प्राण और महाप्राण कैसे पहचानेंगे। आपको हमने बताया कि अल्प प्राण और महाप्राण में जो पहला यहां पे देखिए पहले ध्यान से इसको, जो 1 3 और 5 जो 1 3 और 5 ये क्या होंगे अल्प प्राण और बाकी 2 और 4 महाप्राण। अब यहां पे देखिए 1 3 और 5 1 3 और 5 ये आपके क्या हो गए अल्प प्राण। मतलब आपको यदि पूछ दिया जाए च तो च क्या होगा अल्प प्राण होगा। आपसे पूछ दिया जाए ड क्या होगा अल्प प्राण होगा। और आपसे पूछ दिया यह क्या होगा ये भी आपका क्या है अल्प प्राण है। तो 1 3 और 5 अल्प प्राण होते हैं और 2 और 4 ये क्या होते हैं महाप्राण होते हैं। हालांकि आप यहाँ चार्ट में देखेंगे तो अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण ये सारी चीजें हमने लिख दी हैं। नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। यहाँ पे ये जो अंग है य है ड़ है न है और म है ये नासिक के वर्ण होते हैं। ठीक है तो यहाँ से जो एग्जाम में आपसे पूछेगा आप सारी चीजें हमने बता दिया आपको। अब इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप इसको नोट कर लिएगी अच्छे से। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप क्लास को एक बार फिर से देखिएगा सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सघोष और ये जो अघोष सघोष को अघोष को इसको नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सा होता है अल्प प्राण और महाप्राण 1 3 5 और 2 4 होते हैं। अभी तक आपने यहाँ पर क्या देखा अभी तक तो आपने यहाँ पर कहाँ तक देखा म तक देखा। इसके बाद भी तो और वर्ण हैं य र ल व स श श ह छत्र ज्ञ श्र ये भी तो हैं। अब चलिए उनके विषय में देखते हैं। अब यहाँ से ये सारे प्रश्न हो गए। अब आगे चलेंगे और आगे चलते हुए देखेंगे क्या अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है हमारे पास दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं अंतःस्थ व्यंजन कौन बताएगा। ठीक है यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे जवाब दे सकते हैं। यदि आप लोगों को देखिए क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे कमेंट करके जवाब पूछ सकते हैं। और यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए और चैनल पे पहली बार रहें तो क्या करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो व्यंजनों के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने म तक देखा। अब इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका य एक तो होता है र एक होता है ल और एक होता है व। ठीक है अब यहां से देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। पहली बात तो आपको बता दें कि ये जो य र ल व हैं ये सभी के सभी क्या हैं सघोष हैं। क्या है सघोष। रट लीजिए इसको कि य र ल व या तो अंतःस्थ व्यंजन सघोष होते हैं सघोष होंगे और उसके साथ साथ अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे अल्प प्राण। तो य र ल व ये 4 के विषय में हमको चर्चा करनी है 4 के विषय में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी य की। ये जो य होता है इसका उच्चारण स्थान यहाँ पे लिख लेते हैं उच्चारण स्थान। इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है बोलिए य बोलिए। य बोलेंगे तो आप देखेंगे तालु से हवा जो है आपका तालु से जीभ और तालु के मध्य से ये आपका जीभ हो गया ये आपका तालु हो गया इसके मध्य से य ऐसे बन य बोल के देखिए। तो ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है तालु पर होता है। अब बात आती है र की। आप र बोल के देखिए आपको लगेगा कभी दंत से है तो कभी मसूड़े से है तो कहीं कुछ से है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेरे पास इलाज है। र जो होता है इसका जो स्थान होता है वो होता है दंत
मूल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, तालू है, क्या है, तालू है, ऊपर ये ऊपर मुंह वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आपका ये दांत स्टार्ट हो गया, ये आपका दांत है। तो ये जो दांत का जो सिरा है, दंत मूल इसको कहते हैं, और इसके बाद ये जो भाग है ये आपका क्या है, मसूड़ा है, और यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक तालू। तो ये तो हो गया तालू, ये हो गया मसूड़ा इतना, और ये हो गया आपका दांत। तो ये जो स्थान है जहाँ से दंत का जो मूल होता है और मसूड़ा होता है, वहीं आपसे टकराता है क्या, जीभ आपका वहीं पर टकराता है, तो उसे कहते हैं दंत मूल। दंत पे नहीं टकराता है, मसूड़े पे टकराता है, जहाँ पर दांत और मसूड़े का जोड़ होता है, तो उसे कहते हैं दंत मूल। तो र का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ पर होता है, दंत मूल। और ये किस वर्ग में, यदि आपसे वर्ग पूछ दिया जाए तो किस वर्ग में होगा, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वत्स्य, क्या कहते हैं, वत्सर्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वत्सर्य कहते हैं, याद रखिएगा। तो दंत मूल से जो टकराता है वो किस वर्ग में आता है, वत्सर्य वर्ग में आता है, ठीक है। किस वर्ग में आएगा, वत्सर्य वर्ग में आएगा। और इसके बाद बात करें ल की, आप ल को भी बोल के देखिए, ये भी वत्सर्य वर्ग में ही आएगा, ठीक है, वत्सर्य वर्ग में ही आएगा। और इसके साथ साथ इसका भी स्थान कहाँ होगा, दंतमूल या मसूड़ा में ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं व की। वह जो है ये दंतोष्ठ्य होता है, मतलब दांत। व बोलिए, जब वो आप बोलेंगे तो ये जो आपका नीचे वाला होठ है ना, ये आपके ऊपरी दांत से टकराकर आवाज निकालता है, जो वर्ड निकालता है वो होता है वो। अब वो बोलेंगे तो आपका ये निचला मसूड़ा आपके ऊपरी दांत से भिड़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं, दंतोष्ठ्य। क्या कहते हैं, दंतोष्ठ्य, ठीक है। यर लव अंतःस्थ व्यंजन सभी के सभी सघोष होते हैं, सभी के सभी अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा। अब यहां से प्रश्न क्या पूछता है, ये तो हो गया उसके उच्चारण स्थान किस वर्ग से संबंधित है ये, लेकिन वास्तव में यहां से प्रश्न पूछता क्या है, ध्यान से देखिए कि ये जो र लिखा गया, ये जो आपका य होता है, य और वो, इसको कहा जाता है अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है भाई, इसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, मतलब ऐसी ध्वनियां जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो, उसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है, र को कहा जाता है आपको लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है, लुंठित व्यंजन र को कहा जाता है। मतलब ये कि जब जीभ जो है तालू पे लुढ़क कर आए तो उसे कहते हैं लुंठित व्यंजन, और ये सिर्फ और सिर्फ र होता है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछेगा, पूछता भी है कि लुंठित व्यंजन निम्न में से कौन है, तो र जो होता है वो लुंठित व्यंजन होता है। ल के लिए एक प्रश्न पूछता है पार्श्विक व्यंजन, सॉरी ये जो है गलती से र कहा है ना, ये जो है कहाँ गया, ये लुंठित व्यंजन र का है। और ल के लिए क्या कहता है, ल के लिए कहता है पार्श्विक। क्या कहता है, पार्श्विक व्यंजन, मतलब जिसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगल से, बगल पार्श्विक मतलब बगल से निकल जाए। अब ल बोलिए, ल बोलेंगे तो आपका जीभ जो है तालू से ऐसे मुड़ा रहेगा और बगल से हवा निकल जाएगा, ल, तो इसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो यहाँ से ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन र होता है, पार्श्विक व्यंजन ल होता है। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, मतलब जो समय पे स्वर का भी काम करे और व्यंजन का भी काम करे, ठीक है। तो ये अंतःस्थ व्यंजन के विषय में हो गया। अब इसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका ऊष्म व संघर्षी, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। मतलब ये कि ऊष्म और संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख में ही कहीं ना कहीं क्या होता है, घर्षण होता है, तब जाकर ये उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। एक तो आपका हो गया श,
एक आपका हो गया श, ये भी आपका श है और एक हो गया आपका ह। तो इनसे पहले आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये जो श है ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं और साथ ही साथ में महाप्राण होते हैं। और उसके बाद ये जो ह है ना, ये जो ह है ये सघोष है और सघस के साथ साथ क्या है, ये भी महाप्राण ही है। इसको लिख लीजिए, सघोष और साथ में महाप्राण। तो याद रखिएगा सघोष है और साथ ही साथ क्या है, महाप्राण है। अब बात करते हैं कि किस तरह से यहां इनका उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण स्थान और किस वर्ग से संबंधित है ये भी देखिए। उच्चारण स्थान ये हो गया। तो ये जो श होता है, अब देखिए यहाँ पे आपको कभी कभी क्या होता है कि बोलने में कठिनाई होती है कि बड़े स को क्या बोलें, ये वाले स को क्या बोलें, इसको क्या बोलें, कैसे स तीनों को बोल दे रहे हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। यदि आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि यदि इनके उच्चारण स्थान को आप पता कर लेंगे तो आप इनको बोलने का तरीका बहुत अच्छे तरह से पता हो जाएगा। तो ये जो स है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। तालु तालव्य होता है, तालव्य वर्ग का होता है, ये तालु होता है। मतलब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तालु पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। मतलब आपका जो ये तालु हो गया और ये आपका जीभ हो गया, आप ऐसे इस पे जीभ आपका ऐसे घर्षण खाते हुए बोलेगा। बोलिए श श, मतलब आपका जो जीभ है तालु पे ऐसे घर्षण खाते हुए बोलेगा श और हवा निकलेगा श। और ये जो ये वाला श है इसका मूर्धा होता है, उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। वर्ग एग्जाम इसका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, मतलब मूर्धन्य वर्ग का होगा। अब आप मूर्धन्य जान गए, मतलब आपका जो ये तालु है यहाँ पे जीभ आपका ऐसे टनाका दिएगा। मतलब आप कैसे बोलेंगे, श बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श श श श, मतलब आप अपने जीभ को टर्न करके श को निकालेंगे। क्लियर है? तो ये आपका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। और ये जो स है इसको कहा जाता है दंतमूल। दंतमूल क्या होता है हमने आपको बता दिया। दंतमूल मतलब मसूड़ा, मतलब वही आप मसूड़े पर, दांत के जड़ पर और मसूड़े के किनारे पर आप इसको बोलेंगे स। नॉर्मल क्या बोलेंगे, स बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा स। ठीक है। तो ये जो ह जो होता है, ह आप बोलेंगे तो कहीं भी टक्कर उक्कर नहीं खाता है, ये सीधे कंठ से निकलता है और निकल जाता है। अब इनको बोलने में ऊर्जा खपत होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। घर्षण पैदा होता है इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? तो इससे इतना प्रश्न पूछता है। तो ये हो गया आपका व्यंजन। अब दो आपके बचे हैं द्विगुण व्यंजन, ड़ और ढ, उसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। आप देखिए, आप सबको साफ साफ दिख रहा है उत्क्षिप्त ड और ढ, जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे। अब यहां पर हमको बताना क्या था, यहां पर हमको ये बताना था कि जो आपका जीभ है वो झटके से नीचे आएगा ढ। मूर्धा का मतलब वहीं आपका जीभ टर्न हो जाए और तालु पे टकराए, वही मूर्धा होता है। तो मूर्धा मतलब वहां पे मूर्धा आपसे टकराएगा और बोलेगा ढ, झटके से वहां से झटके से नीचे आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये आपका तालु ऐसे ऐसे आएगा ढ और ढ। ये आपका ढ है और ये आपका ढ है। तो मूर्धन्य वर्ग के होते हैं और दोनों के दोनों सघोष होते हैं। दोनों के दोनों क्या होंगे, सघोष होते हैं। और लेकिन ये जो ड है ये आपका अल्प प्राण है और ढ जो है वो महाप्राण है। अब इसके बाद आगे देखेंगे, ये जो है ये जो बोर्ड पे लिखा गया है इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अपने कापे में उतार लेंगे और रट जाएंगे, क्योंकि ये आगत ध्वनियां हैं। और ये जो आगत ध्वनियां हैं इसमें से क, ख और ग, इनका तो जमाना चला गया। जमाना चला गया लेकिन कभी ना कभी तो जमाना था। तो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए ये जो नुक्ता वाला क होता है, सॉरी ये जो नुक्ता वाला क है ये क्या है, अल्प प्राण है महाप्राण है। हालांकि अल्प प्राण और महाप्राण में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो बिना नुक्ता वाला होता है, जो वर्ड क होता है वही होगा। सघोष है कि अघोष है, क क्या होता है, क अघोष होता है तो ये भी अघोष हो गया। ख क्या होता है, ये भी अघोष है तो ये भी अघोष हो गया।
तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष वही होगा जो आपके वर्ण में थे, लेकिन यहाँ पर बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप क को क्या जानते हैं? क को क्या जानते हैं? क को जानते हैं कि कंठ से है रिलेटेड, कंठ, कंठ का वर्ग का है, उच्चारण स्थान इसका कंठ है, लेकिन यहाँ पे स्पर्शी कंठ है और जिह्वा मूल जो है आपका टकराता है। आप जब भी इनको बोलेंगे तो ध्वनियाँ जो हैं क्या होती है? संघर्ष करते हुए आती हैं। क्या करते हुए आती हैं? संघर्ष करते हुए। आप इसको बोलेंगे ख, ख को बोलेंगे ख, ग को बोलेंगे घ और ज को बोलेंगे य। मतलब आपको ये बोलेंगे य, ये फ, क्या बोलेंगे? फ। ऐसे ये जो आगत ध्वनियां हैं इनको बोला जाएगा। अब वो चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और लोग भी यही आपसे गेम खेलते हैं। यदि आपने कहा वर्णमाला पढ़े हैं, वर्णमाला पढ़े हैं भाई, ठीक है, वर्णमाला पढ़े हैं, पढ़े रहिए, लेकिन आप बता दीजिए, चलिए बताइए अनुस्वार क्या होता है। ठीक है, आपने बता दिया कि ये लीजिए, ये जो मात्रा है ना, ये अनुस्वार का मात्रा है, ये अनुस्वार हो गया। ठीक है, ये अनुस्वार हो गया। आप बताइए ये स्वर है, ये स्वर है कि ये व्यंजन है? क्या है ये? बस आपने कहा स्वर है तो वो आपको फंसा देगा, नहीं ये व्यंजन है। आपने कहा नहीं चलिए व्यंजन में रख देते हैं इसको, नहीं फंसाएगा, ये तो आपको स्वर में लिखा गया है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो ध्यान से ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसको ध्यान से एक बार पढ़िए। मैं भी आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, आप भी पढ़िए। देखिए, अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो ये स्वर को अच्छे तरह से ना तो ये स्वर को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाते हैं, ना ही व्यंजन को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाते हैं। स्वर जब व्यंजन, अच्छा बताइए व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। ये भी जो अंग अह है, ये जो अंग और अह है, ये दोनों जो हैं ये स्वर के सहायता से ही बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता से ये नहीं बोले जाएंगे। ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है व्यंजन वही होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। स्वरों की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन होगा। तो स्वरों की सहायता से तो ये भी बोले जाएंगे, जो अंग अह है तो ये भी व्यंजन हो गया, लेकिन रखा कहाँ जाता है? स्वर में रखा जाता है। इसलिए इनका जो योग होता है मिलता नहीं है, इसलिए इनको अयोग कहते हैं। और इनको स्वरों में रखा जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी जो मात्रा होती है स्वरों के अनुसार मात्रा भी होती है। जैसे ये जो है आपका अनुस्वार का मात्रा है, ध्यान से देखिए, ये अनुस्वार इसको कहा जाता है। और ये जो अह का जो होता है इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। आपको अच्छी तरह पता है कि परंपरा अनुसार आपको इसको कहाँ रखना है? ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। क्योंकि ये स्वर ध्वनियां, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये स्वर ध्वनियां नहीं है ना। अभी हमने बताया कि इसका जो उच्चारण होता है ये स्वरों के साथ मिलकर होते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन की श्रेणी में। अब ये आपसे कह दिया जाए चलिए व्यंजन की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये व्यंजन भी नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो गणना होती है वो स्वरों के साथ होती है। इनकी गणना कहाँ होती है? स्वरों के साथ होती है। याद रखिएगा, ये जो अयोगवाह है ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, ये स्वर के साथ गणना की जाती है, स्वरों के साथ ही आते हैं हमेशा। क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर हुआ? तो आप देखेंगे स्वरों के अनुसार इनकी भी मात्राएं होती हैं, तो स्वर में रख दीजिए। क्लियर है? अयोगवाह क्यों कहा जाता है ये भी हमने आपको बता दिया। मतलब कुल मिला के इन दोनों से कोई जाति योग नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अयोग कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। क्लियर है सारी चीजें? और अब यदि हम आपसे पूछें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप तुरंत कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आपके ऑप्शन में वर्ण न रहे तो आप लगा दीजिए ध्वनि। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका जो टॉपिक था वर्णमाला आज समाप्त होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे प्रश्न, और वर्णमाला इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, इतना ही वर्णमाला में आता है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ आप
क्या करेंगे, यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। जो भी और लोग भी जुड़े हैं वो भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।